यार आवाज तो आ नहीं रही है। अब आ रही है आवाज? हाँ, अब आना चलो ठीक है। हमने उनके सेशन कर लिए थे ना। सेशन लिख लिए थे कौन कौन उसके प्रेसिडेंट थे और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन वगैरह रहे। और लास्ट में कैसे वो मर्ज हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस में। ठीक है, तो वो हमारा सब क्लियर हो गया था। ठीक है। हम बेसिकली हम जो पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल अवेकनिंग इन उत्तराखंड पढ़ रहे हैं। हमने मेन मेन ऑर्गेनाइजेशन कर ली, कुछ दो चार ऑर्गेनाइजेशन और दे देता हूँ मैं। जो कभी ऐसे पूछ लिया आती है किसने फाउंड की है, वो लिख लेंगे हम। अब बाकी फिर स्पेशल नोट्स दूंगा मैं आपको कि इस बीच क्या हो रहा है। देखो, नेशनलिस्ट पे देखोगे तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा है। ठीक है, बीच में 1923 में स्वराज पार्टी बनती है एक। आपने हिस्ट्री पढ़ी, मेन हिस्ट्री हिस्ट्री थोड़ा, मेन हिस्ट्री में हिस्ट्री पढ़ ली, मॉडर्न थोड़ी सोशलिस्ट। अच्छा, आप 19th सेंचुरी रिफॉर्म चल रहे हो, ठीक है, काफी पीछे हो। बता रहे हो भाई। आदरा बंद कर देना मैंने। ठीक है, तो ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ। देखो, कांग्रेस 1885 में फॉर्म हो गई थी। कांग्रेस 1885 में फॉर्म हो गई थी। हमने देखा था कि कांग्रेस में उत्तराखंड के कौन कौन से लोग गए थे जब इनिशियल सेशन, तो उसके क्या क्या था। फिर हमने वो देखा कि 1912 के आसपास एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन अल्मोड़ा कांग्रेस बनी थी। किस किसने बनाई, क्या क्या बनाई, ये भी देख लिया था। 1916 में हमने देख लिया था कि कुमाऊं परिषद बन रही है। ठीक है, कुमाऊं परिषद का चल रहा है। अब देखो, इस टाइम के बीच में हमारे एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, सुना होगा आपने इसके बारे में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सुना होगा, गांधी जी का बड़ा पहले एक बड़ा मास मूवमेंट था। 1919 में ये चल रहा है। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, इसके बाद में देखो क्या होता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद थोड़ा इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल जो मूवमेंट होता है, वो थोड़ा ज्यादा एक्सलेट होता है। ठीक है, धीरे धीरे करके 1923 में एक स्वराज पार्टी बनती है जो बोलती है कि हमें जो ब्रिटिशर्स है ना, उन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली का कॉन्सेप्ट ले आते हैं कि हर प्रोविंस में हम थोड़ा एक इन्हें एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करने का मौका देंगे। और ये सेंटर में भी बाद में हो जाती है। तो 1923 में स्वराज पार्टी बनती है। और धीरे धीरे उत्तराखंड के कुछ लोकल लीडर वहां से इलेक्ट होकर भी आते हैं। तो हम देखेंगे कौन कौन से लीडर थे। इसके बीच में थोड़ा 1920 से 1930 का जो टाइम पीरियड है इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में, ये थोड़ा वो टाइम भी रहा है जब ये क्रांतिकारी घटनाएं ज्यादा होती थी, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज ज्यादा होती थी। ठीक है, जैसे चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु वगैरह, भगत सिंह, ये लोग थे। तो इनके साथ किन लोगों ने यहाँ पे एसोसिएशन करके क्या क्या कारनामे किए, वो हम नोट्स में करेंगे। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि स्ट्रीमलाइन इस पे कर पाए। हम शॉर्ट शॉर्ट नोट्स में सारे चीजें करेंगे। कुछ चार ऑर्गेनाइजेशन लिख लेते हैं छोटी मोटी, उसके प्रेसिडेंट कौन था, कब बनी थी। उसके बाद में नोट्स दूंगा, कम से कम 15-20 नोट्स होंगे, 1 या 2 या 3 लाइनर। इसमें जो 1930 तक का पीरियड है वो कवर हो जाएगा। फिर 1930 में देखेंगे हम, एक नया मूवमेंट शुरू होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसमें उत्तराखंड का कॉन्ट्रीब्यूशन था। फिर 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, उसमें उत्तराखंड में क्या हो रहा था, ये सब चीजें हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन इस बीच कई चीजें ऐसी जो किसी टॉपिक में नहीं हम कवर कर सकते, तो हम नोट्स में डाल के कवर कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन लिख लेते, चार ऑर्गेनाइजेशन और लिख लेते हैं। बहुत माइन्यूट सा, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ ज्यादा नहीं है। वन वर्ड में पूछते हैं। जैसे मुझे याद आ रहा है एक मेरे ख्याल से श्री गंगा सभा पूछी शायद किसी पेपर में कि मदन मोहन मालवीय में से कौन सी बनाई है। तो श्री गंगा सभा बना रखी है, तो एक पेपर में शायद पूछा है जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो ऐसे वन वर्ड पूछ लेते, तो चार ऑर्गेनाइजेशन लिख लेते छोटी छोटी, उनका नाम लिखना। आ, एक लिखना गौ रक्षणी सभा। गौ रक्षणी सभा, गाय की रक्षा करने वाली सभा, गौ रक्षणी सभा। ये फॉर्म हुई है 1907 में, कोटद्वार में फॉर्म हुई है। और फॉर्म की है धनी राम शर्मा ने। धनी राम शर्मा। अगली है एक शुद्ध साहित्य सभा। साहित्य सभा, ये फॉर्म हो रही है 1913 में। 1913 में अल्मोड़ा में स्वामी सत्यदेव। अगली है एक श्री गंगा सभा। श्री गंगा सभा, ये 1916 में फॉर्म हो रही है। और फॉर्म कर रहे हैं इसे मदन मोहन मालवीय।
हुआ तो कि उसकी किताबें मौन है इसमें, लेकिन हम हरिद्वार ही मान लेते हैं। अगर वैसे देखा जाए तो गंगा हरिद्वार में, तो वहीं पे हुआ होगा। ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय 1916। अगला है मालवीय। इनका क्या निकनेम था? मदन मोहन मालवीय का क्या निकनेम था, या कोई कंट्रीब्यूशन पता है इनका? मदन मोहन मालवीय, सबको कोई कंट्रीब्यूशन पता है? इनका उपनाम था महामना, और बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी जो है ना, उसके फाउंडर टाइप के हैं। ठीक है, तो ये है। अगला एक ना, क्षत्रिय सभा। क्षत्रिय सभा ये 1919 में फॉर्म हुई है। क्षत्रिय जो होता है KSHATRIYA, क्षत्रिय सभा 1919 में फॉर्म हुई है। बनाई है प्रदीप सिंह नेगी। प्रदीप सिंह नेगी एंड जोध सिंह नेगी। जोध सिंह नेगी। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन जितनी थी हमारी वो इंपॉर्टेंट हमने लिख लिया। अब देखो स्पेशल नोट्स लिख लो, एक दो करके। मैं काफी नोट्स दूंगा तुम्हें, काफी सारे हैं। ये किसी सीरीज में कंटिन्यूटी नहीं है, लेकिन ये वन वर्ड में काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, कि किसने, जैसे इबटसन कांड किसने किया, या गडोलिया डकैती थी उसका अंजाम किसने दिया, या फिर कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कौन सा था 1923 में, स्वराज दल के टिकट पे कौन अल्मोड़ा से जीत के गया, नैनीताल से जीत के गया। तो वो क्वेश्चन वन वर्ड में आते हैं, तो यहाँ पे हम कवर करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके इतना मैं समझाने के लिए कुछ नहीं है। पहला नोटिंग देना, फर्स्ट पॉइंट, गिरिजा दत्त नैथानी। गिरिजा दत्त नैथानी। गिरिजा दत्त नैथानी is known as father of journalism in Uttarakhand. फादर ऑफ जर्नलिज्म इन उत्तराखंड। ये हमने देखा है, गढ़वाला गढ़वाली मैगजीन पेपर निकालते थे, इनिशियल था जर्नलिज्म, पत्रकारिता के पिता। अगले हैं, अगला पॉइंट लिखना, बिशंबर दत्त चंदोला। बिशंबर दत्त चंदोला। चंदोला इज नोन एज भीष्म पितामह ऑफ जर्नलिज्म इन उत्तराखंड। भीष्म पितामह ऑफ जर्नलिज्म इन उत्तराखंड। ऑफ जर्नलिज्म उत्तराखंड। अगला पॉइंट लिखना, इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट इज ILBERT, इल्बर्ट बिल, ब्रैकेट में लिखना 1883, was supported by बुद्धि बल्लभ पंत इन उत्तराखंड। बुद्धि बल्लभ पंत, बल्लभ, ये हमने पहले भी लिखा ना डिबेटिंग क्लब वगैरह में, बुद्धि बल्लभ पंत इन उत्तराखंड। ठीक है, इल्बर्ट बिल आपको थोड़ा वो बता दो। पहले क्या होता था, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, ब्रिटिश जुडिशरी थी, ये सब चीजें थी। तो ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम में क्या होता था, यूरोपीय जज होते थे। ठीक है, यूरोपीय जज होते थे, वही फैसला सुनाते थे। तो एक गवर्नर जनरल आए थे, लॉर्ड रिपन। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बिल बनाया, इल्बर्ट बिल, और उन्होंने कहा कि इंडियन जो होंगे, जो पढ़े लिखे इंडियन होंगे, जो बेसिक क्राइटेरिया पूरे कर रहे होंगे, वो भी जज बन सकते हैं। और वंस दे बिकम जज, दे कैन ट्राई यूरोपियन कन्विक्ट ऑल्सो। ठीक है, मतलब कि एक बार इंडियन जज अगर जुडिशरी में जा रहा है, तो यूरोपियन लोगों को भी कर सकता है ट्रायल में। इसका बहुत विद्रोह किया गया ब्रिटेन में, क्योंकि ब्रिटेन के लोग क्या सोचते थे, बहुत हाई क्लास है हम, इंडियन तो फटीचर है, वो हमें कैसे जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। तो इल्बर्ट बिल का बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। बाद में थोड़ा आगे पीछे आप मिनिस्ट्री हिस्ट्री में पढ़ोगे क्या होता है उसका हिसाब किताब। पर इल्बर्ट बिल जब आया, तो इंडियन इंटेलेक्चुअल जो क्लास थी, जो फ्रीडम स्ट्रगल लड़ रहे थे, पॉलिटिकल लीडर, उन लोगों ने बड़ा समर्थन किया इस बिल का, कि सही बिल है, इंडियंस को, जो पढ़े लिखे इंडियंस है, हमें अपना हक मिल रहा है कि हम भी इन्हें ट्राई कर सकते हैं, हम भी इन्हें कन्विक्ट कर सकते हैं। बेसिकली हम देख सकते हैं कि जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए हम इंडियंस भी हैं। ठीक है, तो ये इल्बर्ट बिल था, इसका सपोर्ट बुद्धि बल्लभ पंत कर रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना, ड्यूरिंग बंगाल पार्टीशन 1905, ड्यूरिंग बंगाल पार्टीशन 1905, हरिराम त्रिपाठी हरिराम त्रिपाठी ट्रांसलेटेड वंदे मातरम
इनटू कुमाऊनी, इनटू कुमाऊनी, ठीक है। वंदे मातरम को कुमाऊनी वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये क्या है? क्या है? नेशनल सॉन्ग है, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने क्या लिखा था? नेशनल एंथम, जनगण मन, ठीक है। ठीक है, बढ़िया है। तो वंदे मातरम को कुमाऊनी में हरे राम त्रिपाठी ट्रांसलेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना। इन 1914, हाँ 1914 होम रूल मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट was started in उत्तराखंड by, was started in उत्तराखंड by, नाम लिखना कौन कौन लोग हैं। विक्टर मोहन जोशी, विक्टर मोहन जोशी, हाँ विक्टर मोहन जोशी, कॉमा बद्रीदत्त पांडे, बद्रीदत्त पांडे, कॉमा चिरंजी लाल, चिरंजी लाल, कॉमा हेमचंद एंड अदर्स, हेमचंद, हेमचंद एंड अदर्स। इसके ब्रैकेट में लिखना जो होम रूल मूवमेंट थी, ये बाल गंगाधर तिलक वाली है, तो लिखना ब्रैकेट में। या फिर वैसे लिख दो, दिस होम रूल मूवमेंट, होम रूल लीग मूवमेंट बिलोंग टू बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। देखो आप मेन स्ट्रीम हिस्ट्री पढ़ोगे उसे, होम रूल मूवमेंट जो है ना, होम रूल का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में एनी बेसेंट लेके आई थी। तो होम रूल का मतलब क्या होता है कि जो इंडिजिनस पीपल है, मतलब जो वहां के पीपल है, वही अपने आप को रूल करेंगे, मतलब रूल अपना होम ही अपने आप को रूल कर रहा है। तो एनी बेसेंट होम रूल मूवमेंट आयरलैंड में चलता था पहले, आयरलैंड में ब्रिटिश कॉलोनी थी ना, तो वहां से इंडिया में लाना चाहती थी। तो कांग्रेस के दबाव में इतनी जल्दी ला नहीं पाई। बाल गंगाधर को कॉन्सेप्ट पसंद था, बाल गंगाधर तिलक भी इसके मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट का सपोर्ट करते थे, जिसे बोलते हैं स्वराज, कि हमारा देश है तो हमें इस पे राज करना चाहिए। तो भारत में दो होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुए। एक तो होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ बाल गंगाधर तिलक का, और एक होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ एनी बेसेंट का, ठीक है। तो दो पार्ट है, आप देखोगे मेन स्ट्रीम मॉडर्न में पढ़ोगे हिस्ट्री में, कि इन दोनों का सेपरेट एरिया था। एनी बेसेंट का एक सेपरेट एरिया था और बाल गंगाधर तिलक का सेपरेट एरिया था। तो जो उत्तराखंड में होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है, बाल गंगाधर तिलक वाला है, जो विक्टर मोहन जोशी, चिरंजी लाल, हेमचंद और बद्रीदत्त पांडे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने स्पेशल, ये हिंदू थे, बाद में धर्म परिवर्तन कर लिया था इन्होंने। ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम थे एक तरह से। एक्सट्रीम तो मतलब ये वैसे सुधारक कहे जाएंगे, रिफॉर्मर्स कहे जाएंगे, लेकिन इन्होंने क्या था, ये वेस्टर्न एजुकेशन को बहुत फॉलो करते थे, उनके कल्चर को फॉलो करते थे। और इंडियन सोसाइटी में आप जानते हो उसमें बहुत सारे फ्लॉस थे, है ना, जाति प्रथा वगैरह, विधवा का मैरिज नहीं हो रही दोबारा, या फिर चाइल्ड मैरिज वगैरह, तो बहुत एक्सट्रीम बातें करते थे। विक्टर मोहन जोशी थे बहुत बड़े रिफॉर्मर, लेकिन इनका बहुत विरोध भी हुआ, क्योंकि बहुत हद तक विरोध कर लेते थे, हिंदू देवी देवताओं को गाली देने तक का काम कर लेते थे। तो इनका बहुत ज्यादा विरोध हो गया था एक टाइम पे। तो ये वैसे थे, इन्हें बिल्कुल नफरत टाइप की हो गई थी हिंदू धर्म, हिंदू सोसाइटी से। कन्वर्ट होकर विक्टर मोहन जोशी ने नाम रख लिया था, ठीक है। तो ये है, हालांकि बड़े रिफॉर्मेटिव है, क्रिश्चियनिटी में हो गया था कन्वर्ट ये। हालांकि मॉडर्न एजुकेशन को बहुत फेवर करते थे, और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को भी फेवर करते थे। केवल जो सोसाइटल फ्लॉस थे उनसे नाराज थे थोड़ा, ठीक है। तो विक्टर मोहन जोशी थे। अगला पॉइंट लिखना, हरगोविंद पंत एट अल्मोड़ा, हरगोविंद पंत एट अल्मोड़ा, एट अल्मोड़ा, एंड बुद्धि बल्लभ पंत एट काशीपुर, बुद्धि बल्लभ पंत एट काशीपुर, काशीपुर, stood against, stood against Rowlatt Act of 1919. Rowlatt is ROWLATT, Rowlatt Act of 1919, ठीक है। रोलेट एक्ट के बारे में बता आपको कुछ, ठीक है, बताता चलता हूँ आपको, बाद में आपको पढ़ोगे तो काम ही आएगा। रोलेट एक्ट क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ना उस समय क्रांतिवादी घटनाओं से बहुत ज्यादा प्रभावित थी, बोलती थी बहुत ज्यादा हो गया, बहुत परेशान कर रही है सब चीजें, तो ये रॉलेट एक्ट लाए। इस एक्ट के अंतर्गत क्या था कि ब्रिटिश पुलिस
किसी भी व्यक्ति को केवल शक के आधार पे गिरफ्तार कर सकती थी, ठीक है, गिरफ्तार करके किसी भी एक लंबे टाइम तक अपने पास रख सकती थी, और विदाउट जज या विदाउट एनी मतलब इंटरफेरेंस ऑफ लॉ ये कुछ उसे इम्प्रिजन भी कर सकती थी। तो इस एक्ट को बोलते थे नो वकील नो दलील नो अपील, ठीक है, कि मतलब आपका कोई वकील भी नहीं होगा उसमें, ना आप कोई दलील दे सकते हो अपने आप को बचाने के लिए, ना अपील कर सकते हो उनके फैसले के खिलाफ कहीं। तो इसे ब्लैक एक्ट कहा गया। कांग्रेस ने कहा कि ये तो काला कानून है, इसमें तो आपने बिल्कुल जो पीपल उनके राइट्स ही खत्म कर दिए। तो रोलट एक्ट के अगेंस्ट पूरे इंडिया में आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है, तो वही आंदोलन उत्तराखंड में भी हरगोविंद पंत और बुद्धि बल्लभ पंत ने शुरू किया। और इसी के कंटिन्यूशन में देखना, रोलट एक्ट के अगेंस्ट अमृतसर में एक मास वो बिल्डअप हुआ। मास बिल्डअप दो लोगों ने किया, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, तो इन दोनों को उठा के रातों रात ब्रिटिश पुलिस ने जेल में डाल दिया। इन लोगों की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए अमृतसर के लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए, जहां पे पीसफुल जो क्राउड थी उस पे जनरल डायर ने गोलियां बरसाती थी, ठीक है। तो जब आप जलियांवाला बाग पढ़ोगे ना, तो आप रोलट एक्ट की कहानी पढ़ोगे उसमें पूरी। तो इस रोलट एक्ट का विरोध उत्तराखंड में भी हुआ था, बुद्धि बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत ने, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो मैं वो आपको छोटी मोटी घटनाएं लिखा रहा हूँ जिसमें कंटिन्यूटी नहीं है, लेकिन ये पॉइंट वन वर्ड में पूछे जा सकते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। या फिर अगर बहुत कंपोज्ड आपके क्वेश्चन मेंस में आता है ना सब कुछ कि जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उसमें उत्तराखंड में कहाँ पे कौन कौन सी घटनाएं हैं बेसिकली लिखी है, तो आप इस सारी घटनाओं को कंपाइल करके लिख देना। ये सारा डाटा जितना किताबों से मिला है सब इस पर डाल दिया है, वन वर्ड में कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट लिखना, इन 1923 इन 1923 स्वराज पार्टी स्वराज पार्टी was established by चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास या सीआर दास लिख लो अगर वैसे लिख रहा है, चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू। आगे लिखना, इसी में कंटिन्यू करना, ऑन द टिकट ऑफ स्वराज पार्टी या ऑन द टिकट स्वराज पार्टी स्वराज पार्टी नाम लिखना, बैरिस्टर मुकुंदी लाल फ्रॉम गढ़वाल, बैरिस्टर मुकुंदी लाल, मुकुंदी लाल ब्रैकेट में लिखना गढ़वाल, कॉमा गोविंद बल्लभ पंत ब्रैकेट नैनीताल, बल्लभ पंत जीवी पंत तो सुना ही हुआ है, गोविंद बल्लभ पंत नैनीताल एंड हरगोविंद पंत अल्मोड़ा, हरगोविंद पंत ब्रैकेट अल्मोड़ा won election in 1923 and 26, won election in 1923 and 1926, ठीक है। मैं बताता हूँ, देखो एक चीज बताता हूँ मैं, एक एक्ट था 1919 का एक्ट था, ठीक है, मॉन्टेक चॉम्स्फोर्ड रिफॉर्म 1919 में। एक ब्रिटिश गवर्नमेंट है हर 10-20 साल में एक एक्ट ले आती थी कि जो भारत का जो ढांचा है, जो उसकी सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे चलेगा, इसके लिए गाइडलाइंस इशू करती थी, तो उसे हम एक्ट बोलते थे, रेगुलेटिंग एक्ट बोलते थे, चार्टर एक्ट बोलते थे। तो ये चार्टर एक्ट ऑफ 1919 में क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा कि देखो बहुत सारी चीजें की, पर एक इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए यहाँ पे है, इन्होंने कहा कि जो प्रोविंसेस है ना, प्रोविंसेस मतलब कि स्टेट है, जो प्रोविंसेस है वहां पे हम प्रोविंस में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएंगे, जैसे आज के दिन हम विधानसभा देखते हैं, तो उन्होंने कहा हम प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएंगे, और इसमें से कुछ मेंबर्स लोग अपने इलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि तो इसे डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ इंडिया की डेमोक्रेटिक सिस्टम इन इंडिया की शुरुआत मानी जा सकती है, ठीक है। 1919 एक्ट में इन्होंने ये बोला। अब देखो 1919 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था, ठीक है। 1919 के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने गाइडलाइंस रखी थी कि हम पूरा असहयोग, नॉन कॉपरेशन पढ़ते हो समझते हो ना, असहयोग, हम मतलब कहीं भी इन्हें कॉपरेट नहीं करेंगे। तो जब इन्होंने कहा कि हम लेजिस्लेटिव असेंबली ला रहे हैं, आप इलेक्शन में पार्ट ले सकते हो, तो कांग्रेस ने कहा नहीं, हम आपसे टोटल नॉन कॉपरेशन में है, हम आपकी ना अदालतें ज्वाइन करेंगे, ना आपके स्कूल हम जाएंगे, ना आपके कॉलेज हम जाएंगे, और ना ही आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में हम क्या करेंगे, इलेक्शन के लिए अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे एक व्यक्ति थे सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ये मोतीलाल नेहरू पंडित जी के पिताजी है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी है। तो इन लोगों के थोड़ा वो अरमान अलग थे। इन लोगों ने कहा
कि देखो अगर हम इलेक्शन में पार्ट नहीं लेंगे, कोई और पार्ट लेगा, कोई और जीत जाएगा, और वो जब जीत के लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंचेगा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बेसिकली वो चमचे टाइप के होंगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ भी गलत करना चाहेगी तो कर सकती है, और बताएगी कि देखो हमारे तो इनका सपोर्ट हासिल है क्योंकि यहाँ पे मेंबर्स इलेक्टेड बैठे हैं। तो इन लोगों ने कहा कि हमें इलेक्शन में पार्ट लेना चाहिए, और इसका एक तो फायदा होगा कि हम वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली का हमें पार्ट बनने का मौका मिलेगा। दूसरी बात, हम सदन के अंदर रह के ब्रिटिश गवर्नमेंट का ज्यादा बड़ा विरोध कर सकते हैं कंपेयर टू हम बाहर सड़कों पे। ठीक है, तो इसमें कांग्रेस दो फाड़ होगी, दो गुट बन गए एक तरह से। तो इसका एक समाधान निकला, इसका सॉल्यूशन निकला कि एक पार्टी बनाई गई, सीआर दास ने एक पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। ये कांग्रेस से अलग नहीं थी, कांग्रेस के अंदर ही पार्टी थी स्वराज पार्टी। और इन्होंने कहा स्वराज पार्टी में जो जो हमारे मेंबर्स हैं, हम तो इलेक्शन लड़ेंगे। तो इन्होंने कहा हम इलेक्शन लड़ना शुरू करते हैं, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के पार्ट लेते हैं। और इसी में जब इलेक्शन हुए, दो बार 1923 में इलेक्शन हुए और 1926 में इलेक्शन हुए। दोनों बार के इलेक्शन में बैरिस्टर मुकुंदलाल जीते आपके गढ़वाल से। गढ़वाल मतलब, गढ़वाल जब भी हम बोलेंगे ना, कॉमन गढ़वाल, इस बार क्वेश्चन भी था उसमें, बहुत लोग कंफ्यूज है। जब भी मैं गढ़वाल बोलूंगा तो उसका मतलब क्या है? पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, टीरी गढ़वाल भी है ना, लेकिन अगर केवल गढ़वाल बोला जाए तो मतलब पौड़ी गढ़वाल। अगर टीरी की बात करो तो टीरी गढ़वाल ही बोलेंगे हम। ठीक है, तो गढ़वाल से बैरिस्टर मुकुंदीलाल जीते थे, और आपके गोविंद बल्लभ पंत नैनीताल से, हरगोविंद पंत अल्मोड़ा से। ठीक है, दोनों बार ऐसे इलेक्शन जीते। इतना क्लियर है? अगला पॉइंट लिखना। इन 1930 भवानी सिंह रावत, भवानी सिंह रावत, कॉमा, इंद्र सिंह गढ़वाली, गढ़वाली, एंड बच्चूलाल भट्ट, एंड बच्चूलाल भट्ट, बच्चूलाल भट्ट, बच्चू, हाँ, बच्चूलाल भट्ट, विद द हेल्प ऑफ चंद्रशेखर आजाद, with the help of Chandrasekhar Azad, the help of Chandrasekhar Azad, took part in Gadodia. Gadodia is Gadodia, Gadodia store robbery. Gadodia store robbery, ब्रैकेट में लिखना दिल्ली। दिल्ली में कोई बड़ा स्टोर था, गडोडिया स्टोर। took part in this. After that, इसी में कंटिन्यू करना। आफ्टर दैट चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद केम टू दुगड्डा। दुगड्डा कहाँ है? कोटद्वार पौड़ी। ठीक है, बिल्कुल। केम टू दुगड्डा, दुगड्डा बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, आगे बहुत टाइम सुनने को मिलेगा आपको। केम टू दुगड्डा, कोटद्वार पौड़ी, एंड एंड डिड गन प्रैक्टिसिंग एट दुगड्डा, गन प्रैक्टिसिंग एट दुगड्डा। कंटिन्यू करने से पॉइंट को। टू कोमेमोरेट, टू कोमेमोरेट चंद्रशेखर आजाद कंट्रीब्यूशन, चंद्रशेखर आजाद कंट्रीब्यूशन इन फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल, शहीदी मेला या शहीदी दिवस लिखना, बल्कि शहीदी दिवस, to commemorate Chandrasekhar Azad's contribution in freedom struggle. Shahidi Divas was started to be celebrated by, was started to be celebrated by Bhavani Singh Rawat, by Bhavani Singh Rawat from from 25 Feb 1972, 1972। ठीक है, मैं आपको थोड़ा वैसे देता हूँ,
पृष्ठभूमि, ताकि मैं ये चीजें एक साथ आपको इसलिए बताता रहता हूँ ना, मतलब कंफ्यूजन होगा, रटना पड़ेगा, तो थोड़ा बैकग्राउंड पता चलेगा, रटना कम पड़ेगा। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924। ठीक है, ये चंद्रशेखर आजाद वगैरह की एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी जो क्रांतिकारी घटनाएं करते थे। इसमें 1928 में भगत सिंह वगैरह जुड़ गए थे और इसका नाम रखा था उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, HSRA। ठीक है, तो जब भी हम HSRA की बात करेंगे, प्रोमिनेंट लीडर थे ये चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु। इनके इससे थोड़ा टाइम पहले ये सॉरी रोशन लाल, अशफाकुल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल। तो ये सब HSRA के पार्ट है, ये सारे क्रांतिकारी थे। ठीक है, तो इन्हीं क्रांतिकारी से एसोसिएट थे भवानी सिंह रावत, इंद्र सिंह गढ़वाली और बच्चूलाल भट्ट। तो ये क्या करते हैं, दिल्ली में होते हैं, तो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज उसमें ऐसी होती थी, जैसे आपने पहले कभी काकोरी ट्रेन कांड पढ़ा होगा। पैसे वैसे की जरूरत होती थी आर्म्स के लिए, तो कभी ट्रेन में रॉबरी कर ली, ब्रिटिश का खजाना लूट लिया, कभी कोई स्टोर लूट लिया, तो ये काम करते थे। तो ऐसे ही गडोडिया स्टोर भी दिल्ली में था, उसमें ये भवानी सिंह रावत, इंद्र सिंह गढ़वाली और बच्चूलाल भट्ट ने रॉबरी की और पैसा वूसा लूट लिया। ठीक है, अब लूट लिया तो भागना पड़ा, पुलिस के उससे भागेंगे, तो भाग के कहा है, दुगड्डा वापस आए। चंद्रशेखर आजाद भी दुगड्डा वापस आते हैं और दुगड्डा में गन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन आया है बहुत पेपर में, समूह में तो आता है कि इनमें से किस स्थान पे चंद्रशेखर आजाद ने गन प्रैक्टिसिंग की थी। ठीक है, दैट प्लेस इज दुगड्डा। तो भवानी सिंह रावत इसके बाद क्रांतिकारी घटनाओं में जुड़े रहे इसके बाद भी, और बाद में चल के 1972 प्रोमिनेंट फिगर थे अपने दुगड्डा के एरिया के। और ये जो हमारे चंद्रशेखर आजाद है, ये इनकी डेथ 1930 के आसपास हो गई थी। तो इनके कंट्रीब्यूशन को याद करने के लिए ये लोग 25 फरवरी 1972 से हर साल वहां पे शहीदी दिवस या शहीदी मेला मनाते हैं कि चंद्रशेखर आजाद की उसमें मन रहा है। ठीक है इतना, तो ये इनकी पूरी कहानी थी। तो ये थोड़ा वो था, थोड़ा रिवॉल्यूशनरी भी इसमें आगे। अगला पॉइंट लिखना, आ, प्रताप सिंह नेगी, प्रताप सिंह नेगी, राम प्रसाद नौटियाल, देवकी नंदन ध्यानी, देवकी नंदन ध्यानी, कृपाराम मिश्रा, कृपाराम मिश्रा एंड जगमोहन सिंह नेगी। जगमोहन सिंह नेगी took part in INC's लाहौर सेशन ऑफ 1929। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का INC's लाहौर सेशन ऑफ 1929। 1929, ठीक है। लाहौर का 1929 का सेशन, कांग्रेस मैंने बताया था 1885 फॉर्म हुई थी और हर साल एक एनुअल सबमिट करती थी, कॉन्फ्रेंस करती थी, ठीक है, सेशन करती थी, और वहां पे उस साल के क्या कदम होने वाले हैं, क्या इनका गाइडलाइंस होंगी, क्या इनका एक ब्लूप्रिंट होगा, उसमें डिस्कशन करते थे। ठीक है, तो लाहौर सेशन 1929 का बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी हिस्ट्री में, क्योंकि इसमें पहली बार भारत ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। पूर्ण स्वराज मतलब समझते हो, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो इससे पहले कांग्रेस क्या डिमांड करती है कि वी वांटेड डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस मतलब कि हमें रूल करने दो, लेकिन हम क्वीन विक्टोरिया के नीचे ही राज करेंगे। ठीक है, पीएम हम बनेंगे, लेकिन क्वीन विक्टोरिया हमारे ऊपर है, मतलब सोवरेन शक्ति नहीं है, ब्रिटेन के अंदर ही काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई हिस्ट्री में पढ़ोगे आप लोग कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने साफ बोल दिया कि वी डू नॉट वांट डोमिनियन स्टेटस, आज के बाद हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही चाहिए, वही हम लेके रहेंगे। ठीक है, तो इसमें ये लोग पार्ट लिया था। ये क्वेश्चन वन वर्ड में पूछते हैं कि लाहौर सेशन में कौन कौन गए थे। जैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कांग्रेस के सबसे पहले अधिवेशन में सेशन में कौन गए थे, 1990 के सेशन में कौन, 1890 के सेशन में कौन गए थे। लिखा रखा है मैंने आप लोगों को, याद है, लिखा रखा है मैंने आपको, याद है कुछ, पन्ने पलटे जरा, आपने लिखा है। कहाँ हो तुम लोग, 2 क्लास पहले जब मैंने आईएनसी इन कांग्रेस, आईएनसी इन उत्तराखंड पढ़ाया था, आप कहाँ थे, नोट्स में लिखे, जैमर क्यों लगा था, हल्द्वानी क्यों। अच्छा, तो यहाँ कहाँ के, रामनगर में भी जैमर लगा हुआ था, तो उसके बाद तो कर लेते। अच्छा, और आपका
तो क्लास को आए थे तुम? तो क्लास में नहीं लिखा? कहाँ लिखा है, पन्ने पलटो। ब्रिटिश रूल के बाद हमने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो शुरू किया है, सबसे पहले टॉपिक क्या बताया था मैंने? आईएनसी एंड कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस इन उत्तराखंड लिखा है अभी तक? हमने लिखा ही नहीं अभी तक। लिख चुके हैं हम तो। हाँ, ज्वाला दत्त जोशी गए थे पहले, फिर उसके बाद हरिराम पांडे गए थे। लिखा है? आपने नहीं लिखा? अच्छा, गढ़वाल यूनियन से पहले, उसके पहले लिखा होगा ना मैंने आपको। उससे पहले 1885 में ज्वाला दत्त जोशी भी तो गए होंगे। दो चार लाइन ऊपर आओ। हाँ, तो ये कहाँ तुम्हारे नोट्स पूरे नहीं हो तो रिवीजन कैसे होगा भाई? पेपर निकालना, थोड़ी मेहनत करनी शुरू करो भाई, बहुत दिक्कत होगी बाद में वरना। एक ही तरीका याद करने का, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। मैंने, मेरा हिस्ट्री अपना सब्जेक्ट था मेरा यूपी से, मैंने हिस्ट्री की सब किताबें कम से कम 20-20 बार पढ़ी है, तब जाके समझ में आई। तो जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा रिटेन करोगे, और उतना ज्यादा, मैं बता रहा हूँ, मेंस लिखते बैठोगे सोचने का टाइम नहीं मिलता, बस कम जो दिमाग में बैठा है बस हाथ चलेंगे बस। तो इसलिए थोड़ा उसके लिए अभी से थोड़ी ट्रेनिंग शुरू कर दो। अब मेंस चाहे यूपीएससी का हो, पीसीएस का हो, मेंस मेंस होता है उसमें, पूरा दिमाग की सारी बत्तियां खुल जाएंगी। तो इसलिए अभी से मेहनत करो कि अभी से उस लायक बनो कि भाई मेंस जब देना है तो भी भयानक रूप से ही देना है। ऐसा देना है कि पहली बार मेंस देखिए इंटरव्यू वगैरह क्रैक करके सिलेक्शन लेके आना है। ठीक है, तो उसलिए अभी से मेहनत करो, ऐसे जो केयरलेस रवैया नहीं चलेगा कि आपके नोट्स एक कॉपी में कोई नोट्स, दूसरी कॉपी में कोई नोट्स। तो इस कॉपी, ये कॉपी का सही। अच्छा, वाह, इतना ख्याल अपनी कॉपी का। बैग के अंदर थोड़ा पानी भर जाता है। कितना घंटे पढ़ रहे हो तुम? हाँ, 3-4 घंटे? पक्की बात, 4 घंटे निकाल रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? हिंदी चल रही है? अच्छा, बाकी ज्योग्राफी नहीं चल रही है? उत्तराखंड में नहीं चल रही है? तो ये कौन करेगा फिर? अरे भाई टाइम नहीं मिलेगा बाद में, बाद में कंपाइल हो जाती चीजें, बहुत पीछे से रह जाओगे। पढ़ाई का टाइम निकालो भाई। कंपटीशन, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होता जा रहा है, बहुत ज्यादा टफ होता जा रहा है। थोड़ी सी भी ढील दोगे तो मतलब तुम बाहर होते जा रहे हो। फिर होता क्या है, फिर धीरे धीरे करके अपना मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, फिर अपने आप ही हो जाएगा कि भाई होना ही नहीं सिलेक्शन में, पेपर भर रहे हैं साइकिल पूरी करने के लिए। लड़कियां तो वेट करेंगी हमारी शादी हुई जानी है, लड़कियां तो वेट करेंगे भाई छोटा मोटा फॉर्म आए, अब दरोगा आ गया वो भर लेते हैं, अगली बार कांस्टेबल का भर लेंगे, फिर आर होगा, ये आर होगा, लास्ट में समूह का भरना शुरू कर दोगे। बस फिर ऐसी सर्कल शुरू हो जाता है। तो थोड़ा एम हाई रखो और उसके हिसाब से मेहनत करो, टारगेट हाई रख के मेहनत करो, वरना बहुत पीछे रह जाओगे। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ रिवाइज करो, रिवाइज करके ही होगा, वरना बहुत पीछे छूट जाओगे। ठीक है, चलो लिखो अपने अपने हिसाब किताब है। ठीक है, तो लाहौर सेशन में इन लोगों, जैसे मैं बताया था आपको 1885 के सेशन में, 90 सेशन में कौन गए, इंपॉर्टेंट सेशन में जब कोई उत्तराखंड के व्यक्ति गए उनका नाम आता है, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ सारे नाम। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना। फर्स्ट पॉलिटिकल मीटिंग ऑफ ब्रिटिश गढ़वाल। फर्स्ट पॉलिटिकल मीटिंग ऑफ ब्रिटिश गढ़वाल, ब्रिटिश गढ़वाल was held in 1930, was held in 1930s, 1930 30 at दुगड्डा, at दुगड्डा। मैं कहता ब्रिटिश गढ़वाल क्या है? ब्रिटिश गढ़वाल इज व्हाट है? ब्रिटिश के अंदर वाला गढ़वाल कौन सा था? पौड़ी। ठीक है, तो हाँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ ना कि अलकनंदा के वेस्ट राजा पे चले गया था, सुदर्शन शाह पे ईस्ट किस पे गया था? ब्रिटिश पे। ईस्ट में कौन सा पार्ट है? पौड़ी। तो जब मैं बोलूं गढ़वाल तो मतलब पौड़ी गढ़वाल, जब मैं बोलूं ब्रिटिश गढ़वाल तो मतलब पौड़ी गढ़वाल, जब मैं बोलूं ईस्ट गढ़वाल तो मतलब पौड़ी गढ़वाल। टीरी के लिए तब याद होता है जब टीरी गढ़वाल बोलेंगे तो टीरी गढ़वाल है, वेस्टर्न गढ़वाल बोलेंगे तो टीरी गढ़वाल है, बाकी हर चीज पौड़ी गढ़वाल है। ठीक है, तो ब्रिटिश गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन, पहली पॉलिटिकल मीटिंग वाज हेल्ड एट दुगड्डा। इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ कि दुगड्डा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, बहुत पेपर वहां से पब्लिश हुए हैं, बहुत ऑर्गेनाइजेशन वहां पे बनी है, पहली पॉलिटिकल मीटिंग भी यहाँ पे हो रही है, तो मतलब कुछ तो बात होगी कि पूरे ब्रिटिश गढ़वाल में दुगड्डा जैसी जगह को चुना कि सबसे पहली बार ब्रिटिश गढ़वाल में एक राजनीतिक सम्मेलन हो रहा है, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, उनकी बात सुनने के लिए कोई आएगा, तो दुगड्डा को ही चुना गया। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पहली पॉलिटिकल मीटिंग गढ़वाल में कब हुई थी। ये था। अगला पॉइंट लिखना। In 1930, 1930, Assistant Commissioner Ibbotson, Assistant Commissioner Ibbotson, Ibbotson is Ibotson,
Ibbotson is Ibotson. Ibbotson was shown black flags at Dugadda. Black flags at Dugadda. By Pratap Singh Negi. Pratap Singh Negi, Keshav Chandra Joshi and others. Keshav Chandra Joshi and others. Continue na. This is known as Ibbotson Kand. This is known as Ibbotson Kand. इबटसन कांड, हिंदी में कांड लिख लेना, मतलब हिंदी में लिख लो। जैसे जलियांवाला बाग मैसेकर को लिखते हैं ना जलियांवाला बाग कांड, इसे इसलिए इबटसन कांड लिखते हैं कि दुगट्टा में असिस्टेंट कमिश्नर बहुत बड़ी चीज होती थी, तोप होते थे। उन्हें कई लोगों ने आके ब्लैक फ्लैग दिखा दिए, उनके कारवा को रोक दिया, तो बहुत बड़ा उसमें कारनामा होता था, तो इसे इबटसन कांड कहा गया। ठीक है, तो ये था। अगला पॉइंट लिखना, ज्वालादत्त जोशी। ये ज्वालादत्त जोशी वही है जो पहले उसमें गए थे सेशन में। ज्वालादत्त नहीं, सॉरी ज्वालादत्त जोशी नहीं आते इसमें ज्योतिराम कांडपाल जाते हैं। काट देने थे, उनका नाम अचानक से याद आ गया। ज्योतिराम कांडपाल, ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी, भैरव दत्त जोशी एंड खड़क बहादुर, एंड खड़क बहादुर took part in Dandi March of 1930. Took part in Dandi March of 1930. 1930 डांडी मार्च क्या था बताओ मानो, सुना है कभी? सुना है क्या? कहाँ सुना? डांडी मार्च, हाँ क्या है, किस चीज, ये बताओ किस चीज को मार्क करता है? डांडी मार्च से क्या शुरू होता है? हाँ सॉल्ट, अपने लिए खुद ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्वरोजगार से तो नहीं है, नमक तो खुद ही बनाते थे हम लोग पहले से अपना। दांडी मार्च क्यों कर रहे हैं गांधी जी शुरू, मतलब चलो इसके बाद क्या शुरू होता है? दांडी मार्च के बाद क्या शुरू होता है? एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू होता है इंडिया में, क्या नाम था उसका? है ठीक है, आप लोगों की हिस्ट्री थोड़ा हालत हुआ है। ठीक है, मैं आपको बताया था फिर से, देखो अब सुनना, देखो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बैकग्राउंड कि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो रिटेन हो जाएगी चीजें। ये तो ऐसी चीजें है कि अगर नहीं आती आपको तो पेपर में बैठने बेकार है। अभी आपने नहीं पढ़ा तो ठीक है, पर पढ़ लोगे तो ये चीजें आनी चाहिए। ठीक है, देखो 1930 के आसपास क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट हम पे बहुत सारे टैक्स लगाती थी, उल्टे पुल्टे बहुत सारे टैक्स लगाती थी। तो ऐसे एक टैक्स उन्होंने लगाया था, कौन सा? सॉल्ट टैक्स, कि जो भी जो कोस्टल इलाके वाले लोग अपने लिए सॉल्ट बना रहे हैं उन्हें आपको टैक्स, हमें टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो गांधी जी इनसे नाराज थे पहले से। ठीक है, मैंने बताया लाहौर सेशन 1929 में हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि लाहौर सेशन, देखो लाहौर सेशन होता है दिसंबर 1929 में। ठीक है, इस सेशन से एक साल पहले ही 1928 की मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आई थी। तो उसमें उन्होंने कहा था कि हमारी मांगे मान लो, वरना हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करेंगे। तो इन्होंने कहा हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। उनकी मांग ना सुनते हुए अंग्रेज टैक्स और बढ़ाते गए। तो जब इनकी मांग नहीं मानी गई, गांधी जी ने पहले अल्टीमेटम दिया था, अगर आप हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं दोगे तो मैं एक बहुत बड़ा मास स्ट्रगल भारत में शुरू कर दूंगा। तो ये नहीं माने, अंग्रेज नहीं माने। तो गांधी जी ने कहा चलो मैं एक बड़ा मूवमेंट शुरू करूंगा, कि जैसे नॉन कोऑपरेशन था 1920 का, 1920 का, वैसे यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस होगा। नॉन कोऑपरेशन मतलब असहयोग, सिविल डिसोबीडियंस मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब कि सिविल डिसोबीडियंस समझ रहे हो, मतलब बिल्कुल नॉन वायलेंट वे में हम आपकी हर बात मानने से इनकार करते हैं, हम ना टैक्स देंगे ना कुछ देंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो गांधी जी ने इसके लिए क्या कहा, इसके लिए उन्होंने डेट चुनी। जलियांवाला बाग हत्याकांड याद है आपको, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। ठीक है, तो गांधी जी ने कहा कि मैं 13 अप्रैल 1930 में एक मूवमेंट शुरू करूंगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नाम का। लेकिन शुरू कहां से करूं, ऐसा क्या चीज करूं कि सब लोग उससे कनेक्टेड हो। तो गांधी जी इस बात से बिल्कुल उसमें थे, शॉक में थे कि इन्होंने सॉल्ट पे टैक्स लगा दिया,
ऐसी चीज कि आप अपने लिए बना रहे हो, खुद ही यूज कर रहे हो, बेच नहीं रहे हो, आपने उस पर भी टैक्स लगा दिया। तो गांधी जी ने कहा कि मैं एक मार्च करूंगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाऊंगा। 12 मार्च 1930 को शुरू हुए, इन्होंने कहा कि 13 अप्रैल तक वो पहुंच जाऊंगा। साबरमती इनका आश्रम था, दांडी कोस्टल प्लेन में एक जगह पड़ती है दांडी। तो उन्होंने कहा कि एक महीने में वहां पहुंच जाऊंगा, वहां मैं सॉल्ट टैक्स तोड़ूंगा, और इसी दिन से मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की ऑफिशियल शुरुआत करूंगा, पूरा भारत मेरा साथ देगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा 12 मार्च से चलूंगा, 13 अप्रैल तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या, गांधी जी बहुत तेज चलते थे, तो 12 मार्च चले, ये पहुंच गए 6 अप्रैल को। ठीक है, इसे बोलते हैं हम दांडी मार्च। ये कहां से शुरू हुआ था, साबरमती आश्रम है इनका। ठीक है, वहां से कोस्टल इलाके में एक जगह है, उसका नाम है दांडी। ठीक है, तो इस मार्च में इनके साथ 78 लोग थे मेरे ख्याल से, जहां तक याद आ रहा है, 78 लोग थे। इनमें से उत्तराखंड से 3 लोग गए थे। ठीक है, तो ये मार्च करता है, इसे दांडी मार्च बोलते हैं। और इस डेट पे 6 अप्रैल को 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचते हैं, अपने हाथ से नमक उठाते हैं, बनाते हैं, बोलते हैं आज से मैंने अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ दिया है। अब मैं चाहता हूँ पूरा भारत ऐसे ही इनका हर कानून तोड़ दे, कोई लॉ ना माने, कोई टैक्स ना दे, स्कूल कॉलेज जुडिशियल सिस्टम सब छोड़ दे, और अंत में हमारी बात इन्हें मानने को तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो दिस मार्क्स द स्टार्टिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया, दिस डेट। ठीक है, तो ये मार्च हुआ था साबरमती दांडी से, दांडी मार्च भी कहते हैं। और उत्तराखंड से इन 3 लोगों का नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्योतिराम कांडपाल, भरद्वाज जोशी और खड़क बहादुर। ठीक है, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ, पूछते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि जितनी भी मैंने घटनाएं लिखाई है पूरे भारत में प्रभाव डालने वाली है। उत्तराखंड में अगर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये हम लिख रहे हैं यहाँ पे, इतना क्लियर है। एक आखिरी नोट लिख लेते हैं, बाकी मैं कंटिन्यू करा दूंगा। लिखना इन 1930 1930, नोट, अगला नोट इन 19 पॉइंट पे तो नोट लिखा रहा हूं मैं। इन 1930 1930 गवर्नर मालकम हेली, मालकम इज MALCOLM, COLM, मालकम हेली इज HELLY, Governor Malcolm Halley was shown black flags in Pori, at Pori, black flags at Pori, under the leadership of Jayanand Bharti. जयानंद भारती, नंद भारती, जयानंद भारती ने क्या शुरू किया था, इनका नाम कहाँ पढ़ा है आप लोगों ने? याद है किसी को जयानंद भारती का नाम, सुना है? सुना है? सुना ही नहीं आपने? जयानंद भारती ने शुरू किया था डोला पालकी मूवमेंट, याद है? कि जो शिल्पकार थे उन्हें डोला पालकी में बैठने से मना किया जाता, तो इन्होंने पूरा कैंपेन चलाया था, फाइनली राइट ले लिया था। ठीक है, अब पढ़ाया तो मुझे तो पता है, मैंने पढ़ाया था, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें क्यों नहीं पता? आपके नोट्स भी पूरे नहीं है, अपने नोट्स पूरे करो पहले, आप फिर उसके बाद करना, आप भी अपने नोट्स पूरे कर लो। ठीक है, छूट जाएगा तो बहुत दिक्कत आएगी ना, कंपाइल हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूटी मेंटेन करो, मतलब ठीक है। ये था, इसमें लिखना दिस इज नोन एज पॉडी कांड, दिस इवेंट इज नोन एज पॉडी कांड, इवेंट इज नोन एज पॉडी कांड। क्लियर इतना? तो ये मैंने कुछ आपको नोटिंग लिखा दी कि कौन कौन से हुए थे सारे पॉइंट, सारे ही पॉइंट, जितने भी मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ ना, देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो आप लोगों से ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसके अलावा किताब भी पढ़ लो, थोड़ा और नॉलेज कंपाइल हो जाएगा आपका। यही नहीं पढ़ रहे तो ये बहुत मैंने महीने से नोट्स लिखा रहा हूँ, इसके अलावा किताब भी पढ़ लोगे तो और अच्छा होगा। और ये तो पढ़ लो कम से कम, अब ये नहीं पढ़ पा रहे तो फिर तो गई भैंस पानी वाला सीन है। ठीक है, थोड़ा मेहनत करो उस पर। ठीक है, क्योंकि देखो हमारी हिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी थोड़ी दिनों में, फिर ज्योग्राफी पॉलिटी वगैरह है। और उत्तराखंड में पहले ही बोलता हूँ, मेजर पोर्शन इज हिस्ट्री ओनली, अधिकतर क्वेश्चन हिस्ट्री से ही बनते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री इसलिए ज्यादा टाइम भी लगता है, इसलिए थोड़ा मेहनत करके हिस्ट्री निपटा दो, क्योंकि एक बार हिस्ट्री का सेक्शन खत्म हो गया, हम ज्योग्राफी पॉलिटी को भागेंगे ना, हिस्ट्री रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा आपको, फिर नोट्स पूरे करते रह जाओगे। तो जब तक हम हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं, वैसे भी 3 क्लास होती है तुम्हारी, 4 दिन वैसे ही फ्री हो, नोट्स कंप्लीट करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीएस अगर देखो, अपर पीसीएस लोअर या कुछ भी पेपर उत्तराखंड में दोगे, उत्तराखंड के नॉलेज के बिना नहीं हो सकता सिलेक्शन। ठीक है, इसलिए नोट्स मेंटेन करके क्लियर करो। हाँ ठीक है, तो हमने सारे वो कर लिए।
अब मैं अपना नेक्स्ट सबहेडिंग दे रहा हूँ, पॉलिटिकल अवेकनिंग कर रहे हैं, पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं उत्तराखंड का, कि पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं बेसिकली उत्तराखंड की। अब मैं बताऊंगा कि गांधी जी ने भारत उत्तराखंड में कब कब विजिट की। ठीक है, केवल याद रखने की चीज है, मैं आपको लिखाऊंगा, मैं बताऊंगा ही। पहली विजिट देखो गांधी जी 1915 में करते हैं। ठीक है, हरिद्वार जाते हैं, कुंभ मेला अटेंड करते हैं। फिर दूसरी विजिट 1916 में करते हैं। फिर हरिद्वार आते हैं, गुरुकुल कांगड़ी साइड, थोड़ा ऋषिकेश विषकेश भी जाते हैं 1916 में। सबसे इंपॉर्टेंट विजिट इज 1929, जून जुलाई में आते हैं। ये कौसानी जाते हैं, कौसानी इज इन बागेश्वर। वहां पे अनाशक्ति आश्रम की एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। और वहां पे वहीं पे एक पेपर था गांधी जी का, यंग व्हील, उसमें मेंशन करते हैं कि कौसानी इतनी ब्यूटीफुल जगह है कि इसे स्विट्जरलैंड से कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो गांधी जी स्विट्जरलैंड से कंपेयर करते थे। और 1929 में फिर एक बार फिर आते हैं, अक्टूबर में आते हैं। इस बार ये देहरादून और मसूरी आते हैं, वहां पे जनसभाएं करते हैं, पब्लिक मीटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये 4 विजिट गांधी जी की इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। और यही पेपर में पूछी जा सकती है। ठीक है, वन वर्ड में पूछते हैं, मैं इसके स्किप कर सकता था, पर वन वर्ड में कुछ पूछ जाए, आयो कुछ नहीं बताओ तो। ठीक है, तो लिखना गांधी जी विजिट टू उत्तराखंड। ठीक है, एक एक करके विजिट लिखेंगे। सबसे पहले लिखते हैं हम अप्रैल 1915 में। ठीक है, अप्रैल 1915 के आगे ऐसे लिख के ना, बस एरो बना के लिख देना। थोड़ा वन वर्ड लाइन दे रहा हूँ, लिखना ही विजिटेड ऋषिकेश, visited Rishikesh and also took part in Kumbh Mela of Haridwar. Also took part in Kumbh Mela of Haridwar. ठीक है, अगला 1916 लिखना। अगला, हाँ अगला ऐसे लिखना पॉइंट पे, मंथ इंपॉर्टेंट नहीं उसमें। ठीक है, इसमें भी इंपॉर्टेंट नहीं, मंथ इन दोनों में इंपॉर्टेंट नहीं, लिखा दूंगा एग्जैक्टली। 1916 लिखना, ही विजिटेड गुरुकुल कांगड़ी एट हरिद्वार। एट हरिद्वार। ठीक है, तो ये 2 विजिट होगी। अगली विजिट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका मैं डेट भी लिखा रहा हूँ, लिखना 14 जून टू 2 जुलाई 1929। 14 जून से लेके 2 जुलाई 1929। इसमें कहाँ का विजिट कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, वो लिखना, इसमें लिखना इट वॉज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिट वेयर ही टूर्ड, वेयर ही टूर्ड, TOURED, toured the areas of हल्द्वानी, कॉमा अल्मोड़ा एंड कौसानी। कौसानी के ब्रैकेट में लिखना बागेश्वर में पड़ता है कौसानी। ठीक है, ठीक है, अब आगे लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लिखना। कौसानी में जो इनका विजिट रहा 12 दिन रुकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये कौसानी की विजिट ही मानी जाती है। ठीक है, लिखना इसमें ही स्टेड इन कौसानी फॉर 12 days। He stayed in Kausari for 12 days. He established Anashakti ashram here. He established Anashakti ashram at Kausani. Anashakti ashram at Kausani, and also wrote a book. Also wrote a book में अनाशक्ति योगा, अनाशक्ति योगा, अनाशक्ति योगा, which was a commentary on Bhagavad Gita. Commentary, कमेंट्री मतलब टीका टिप्पणी, भागवत गीता पढ़ के मैं खुद ही अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन वगैरह कर रहा हूँ उसमें। कमेंट्री ऑन भागवत गीता
आगे लिखना, he was so mesmerized by the beauty of Kausani, he was so mesmerized with the beauty of Kausani mesmerized by the beauty of Kausani that he called Kausani as Switzerland of India. Switzerland of India. In his newspaper, Young India. In his newspaper, Young India. यंग इंडिया, ठीक है। तो बेसिकली देखो 1929 की विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं यहाँ पे नैनीताल वाला एरिया घूमते हैं, हल्द्वानी नैनीताल अल्मोड़ा घूमते हैं, बागेश्वर के कौसानी जाते हैं और 12 दिन रुक जाते हैं। तो इतना अच्छा लगा उन्होंने वहाँ पे एक आश्रम स्टेब्लिश किया, अनाशक्ति आश्रम, ठीक है, बागेश्वर में। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि अनाशक्ति आश्रम कहाँ है, किसने स्टेब्लिश किया, महात्मा गांधी ने। वहां पे इन्हें कौन सी किताब लिखी, अनाशक्ति योगा। ये क्या है, इट इज ए कॉमेंट्री ऑन भागवत गीता, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कौसानी को, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कहाँ का, अपने न्यूज़पेपर न्यूज यंग इंडिया में, ठीक है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो वन वर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत मार्क्स सेविंग होते हैं, ठीक है। ये थी इनकी लास्ट विजिट लिखना, की जो लास्ट विजिट है अक्टूबर 1929 की। इसमें बस लिखना, इस मीटिंग में देहरादून में मसूरी आते हैं, पब्लिक मीटिंग हेल्ड करते हुए लिखना, गांधी जी एड्रेस वेरियस पब्लिक मीटिंग्स एट, गांधी जी एड्रेस्ड वेरियस पब्लिक मीटिंग्स एट देहरादून एंड मसूरी। पब्लिक मीटिंग्स एट देहरादून एंड मसूरी, ठीक है। अक्टूबर 19 लिखा ना, ठीक है। तो ये सारी मीटिंग थी। 15 की हरिद्वार ऋषिकेश, 16 की हरिद्वार, 1929 की अल्मोड़ा नैनीताल और बागेश्वर, और 29 की अक्टूबर में जो हुई थी देहरादून मसूरी, ठीक है। 4 मीटिंग इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वन वर्ड वगैरह के लिए आ जाती है, ठीक है। और वैसे भी इन चीजों में मैंने कई पॉइंट इंक्लूड कर दिए कि अनाशक्ति आश्रम आ गए, ये सब चीजें, ठीक है। तो वन वर्ड में पूछते हैं, इतना क्लियर है। अब देखो वापस उसी पे आते हुए थोड़ी देर पहले बता रहा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उत्तराखंड में क्या आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। मैं फिर से इसकी पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड दे रहा हूँ, ठीक है। वही फिर से रिवाइज करने वाली बात, लाहौर डिक्लेरेशन 1929 में होती है, पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड हम करते हैं। अंग्रेज इनकी बात का कोई ध्यान नहीं देते, तो क्या करते हैं, गांधी जी बोलते हैं कि भैया देखो मैं सॉल्ट लॉ तोड़ के एक आंदोलन शुरू करूंगा, पब्लिक मास बिल्डअप करूंगा कि अंग्रेजों का हमें सब बातें डिसओबीडिएट करनी है, हमें उनकी कोई बात नहीं माननी है, नॉन वायलेंट वे में हम इनकी कोई बात मानने से इनकार कर देंगे। तो ये बोलते हैं इसके लिए मैं एक दांडी मार्च शुरू करते हैं। 12 मार्च को चलना शुरू करते हैं कि 13 अप्रैल तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन पहुंचते हैं 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल 1930 को पहुंचते हैं दांडी, और दांडी में नमक अपना हाथ में लेके नमक कानून तोड़ते हैं, इनकी अरेस्ट वगैरह हो जाती है, लेकिन एक मूवमेंट शुरू हो जाता है जिसे हम बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ोगे इसके क्या क्या गाइडलाइंस थी। सिंपल वही गाइडलाइंस थी कि आप इनका कोई सपोर्ट नहीं करोगे, अगर कोई इंडियन गवर्नमेंट जॉब में ब्रिटिश गवर्नमेंट की सेवा कर रहा है तो जॉब छोड़ दे अपनी, बच्चे अपना स्कूल छोड़ दे अगर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर है, बड़े अपना कॉलेज छोड़ दे, ठीक है। अगर आप जॉब कर रहे हो उनके अंडर तो जॉब छोड़ दो, आप वकील के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हो जुडिशरी में तो वो छोड़ दो। बेसिकली सारे टैक्स वैक्स इनके मानने से, रूल रेगुलेशन मानने से इनकार कर दो, ठीक है। तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है। मैं बता ही चुका हूँ, इस पे उत्तराखंड से 3 लोग भाग लेते हैं, भारद्वाज जोशी, कड़क बहादुर और ज्योतिराम कांडपाल, ठीक है। इसी में मैं बात करूंगा कि एक कांड हुआ था, पेशावर कांड। चंद्र सिंह गढ़वाली साहब का नाम सुना होगा आपने, शायद सुना कभी, किस संदर्भ में सुना है, सुना नहीं आपने भी, ठीक है। चंद्र सिंह गढ़वाली ने 1930 में जब ये मूवमेंट शुरू हुआ ना, 6 अप्रैल तो मेरे ख्याल से 6 अप्रैल से मूवमेंट शुरू हो गया था, तो डेट में देख लूंगा चेक करके, पर जहां तक मुझे याद है 2 अप्रैल 1930 की बात है, ठीक है। पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है, उसमें इंडिया था सारा। तो वहां पे एक लीडर थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी बोलते उन्हें भारत रत्न मिला है। तो वो गांधी जी के फॉलोअर थे। उन्होंने वहां पे एक मूवमेंट स्टार्ट किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक रैली ऑर्गेनाइज की, ठीक है। और वो जो रैली में लोग थे बहुत शांति प्रिय तरीके से अंग्रेजी कानूनों को
वो कर रहे थे, चैलेंज कर रहे थे कि आपके जो जो जितने भी लॉज हैं बड़े सप्रेसिव है, ऑप्रेसिव है, और ये इक्वालिटी में विश्वास नहीं करते, ये सब बातें लोगों तक ला रहे थे। तो पेशावर में ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने आर्मी बुला दी। ठीक है, इनका काम था आर्मी बुला दो, आर्मी आ गई। आर्मी को कहा कि जो ये लोग आगे प्रदर्शन कर रहे हैं इन पे गोलियां चला दो। ठीक है, काफी निर्दोष मारे जाते हैं उसमें। तो आर्मी को कर्नल जो थे, कमांडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि गढ़वाली पलटन थी। ठीक है, उन्होंने कहा गढ़वाली फायर। तो चंद्र सिंह गढ़वाली, जिनका नाम चंद्र सिंह भंडारी है, वो इस कमांड प्लाटून के हवलदार थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा, वो बिल्कुल खिलाफ थे कि शांति प्रिय लोगों पे गोलियां चले जाए। तो उन्होंने कहा गढ़वाली सीज फायर। गढ़वाली सीज फायर मतलब नो बडी विल ओपन फायर ऑन इनोसेंट पीपल। तो किसी ने भी गोली नहीं चलाई। ठीक है, तो किसी ने गोली नहीं चलाई तो एक बड़ी दुर्घटना होते हुए बच गई, वरना फिर से एक जलियांवाला कांड हो जाता, इतने सारे लोग मारे जाते। तो चंद्र सिंह गढ़वाली इसलिए हीरो माने जाते हैं। ठीक है, हालांकि चंद्र सिंह गढ़वाली के साथ उसके बाद बहुत बुरा हुआ, इन्हें ब्रिटिश अथॉरिटी ने पकड़ लिया। ठीक है, आर्मी में डिसोबीडियंस बहुत बड़ी एक गलती होती है। इन्हें 10 12 14 साल की जेल हो गई। फाइनली 1942-43 में मेरे ख्याल से छूट के बाहर आए हैं। तो ये एक बड़ा कांड था। ठीक है, तो इन्हें चंद्र सिंह गढ़वाली की उपाधि तब दी गई थी, इनका नाम चंद्र सिंह भंडारी था, इन्हें चंद्र सिंह गढ़वाली की उपाधि दी गई थी। तो ये भी हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पढ़ेंगे और देखेंगे कि भाई अल्मोड़ा में जैसे कहाँ पे जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, इनमें एक खास बात पे स्ट्रेस किया जाता है कि स्वरोजगार पे, कि स्वरोजगार लगाओ, इसके लिए चरखे वरखे लगाओ। तो मैं बताऊंगा किस किस लोगों ने कहाँ पे कोई इंडस्ट्री वगैरह डेवलप किया, फिर कहाँ पे चरखे वगैरह लग रहे हैं, किसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, सब इसमें आएगा हमारा। ठीक है इतना, तो लिखते हैं इसके बारे में, इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। बाकी दूसरी क्लास 3:30 से हमारी है ना, तो देखते हैं 10 15 मिनट कितना लिख सकते हैं, ना। ये जो मैंने कहानी बताई हुई बता रहा हूँ अभी। सी डी सब हेडिंग देना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन उत्तराखंड। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन उत्तराखंड, सीडीएम लिख लेंगे सर, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन उत्तराखंड। इस पर लिखना, सीडीएम स्टार्टेड विद द डांडी मार्च, स्टार्टेड विद द दांडी मार्च। ब्रैकेट में डेट लिख लेना है, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। दांडी मार्च डेट इज 12 मार्च 1930 टू 6 अप्रैल 1930, ब्रैकेट क्लोज, where Gandhiji with his 78 volunteers, Gandhiji with his 78 volunteers marched from Sabarmati to Dandi. Among these 78 volunteers, 78 volunteers, Jyotiram Kandpal, Bhairav Dutt Joshi, Bhairav Dutt Joshi, and Khadak Bahadur were from Uttarakhand. Were from Uttarakhand. कंटिन्यू करना, आगे लिखना, मैं शॉर्ट उसमें लिखा रहा हूँ। मीन वाइल 22 अप्रैल नहीं, 23 अप्रैल है। ठीक है, 23 अप्रैल कर देना से। मीन वाइल on 23 April 1930, peaceful agitators, या फिर लिख दो इसमें, peaceful agitators under Khan Abdul Ghaffar Khan, agitators AGITATORS, peaceful agitators under Khan Abdul Ghaffar Khan, Khan Abdul Ghaffar Khan were were organizing a rally
were organizing a rally, in support of CDM at Peshawar, in support of CDM at Peshawar. आगे लिखना, British authorities, full stop के बाद, British authorities called 2x18 गढ़वाल राइफल्स, ऐसे लिखने से 2x18, ये पूछते हैं कि चंद्र सिंह गढ़वाली किस राइफल में थे, 2x18 2/18 गढ़वाल राइफल्स called 2x18 गढ़वाल राइफल्स and ordered them to open fire at peaceful on peaceful agitators. फुल स्टॉप लिखना है। चंद्र सिंह गढ़वाली along with his soldiers, Chandra Singh Gadwali along with his soldiers refused to open fire on them, तो स्टॉप क्या लिखना, for this disobedience he was later arrested and put on trial. For his disobedience he was later arrested and put on trial. इसमें लिखना, देखो ट्रायल जब हो रहा है मतलब जुडिशरी में हो रहा है, और इनका केस लड़ने आ रहे हैं बैरिस्टर मुकुंदी लाल, तो ये क्वेश्चन भी होता है कि चंद्र सिंह गढ़वाली का केस किसने लड़ा था, तो वही लिखा रहा हूं आपको। हिज केस वाज फॉट बाय बैरिस्टर मुकुंदी लाल, fought by barrister Mukundi Lal, and in spite of his rigorous efforts, in spite of his rigorous effort, RIGOROUS, efforts is EFFORTs, in spite of his rigorous efforts, Gadwali was sentenced to lifetime imprisonment. Gadwali was sentenced to lifetime imprisonment and sent to Abbottabad jail. Abbottabad is ABBOTABAD. ABBOTA. Abbottabad is BAD. Abbottabad jail. Abbottabad कहाँ है? सुना है कभी आपने नाम? एबोटाबाद पाकिस्तान में है। ये जगह इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहीं पे यूएस आर्मी ने ओसामा बिन लादेन को घुस के मारा था। ठीक है, तो एबोटाबाद वो जगह है। ठीक है, तो एबोटाबाद जेल भेजा था 1941, सॉरी एबोटाबाद जेल। आगे लिखना, इन 1941 गोविंद बल्लभ पंत pleaded to British authorities and due to his efforts Chandra Singh Gadwali was released from jail Chandra Singh Gadwali was released from jail in 1941. तो बहुत बड़े टाइम तक जेल में रहे।
इन 1941, 10-11 साल जेल में रहे, तो वाज रिलीज फ्रॉम जेल इन 1941। ठीक है, आगे लिखना। मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू was so impressed by Gadwali's bravery by Gadwali's bravery that he proposed that he proposed to celebrate Day of Peshawar Kand, to celebrate Day of Peshawar Kand, Peshawar Kand, ब्रैकेट में लिखना 23 अप्रैल, 23 अप्रैल, ये नहीं डे की बात कर रहे हैं, 23 अप्रैल एज गढ़वाल डे, एज गढ़वाल डे। ठीक है, तो समझ गए बात को तुम कि ये हो रहा। पेशावर कांड क्या है, किसे बोलते हैं पेशावर कांड? हाँ, तो मैंने ना वहां पे नहीं लिखा है, मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा दिया है कि जो 23 अप्रैल 1930 की डेट जो है, जब गढ़वाली की 2/18 बटालियन ने पूरा गोली चलाने से इनकार कर दिया था अंडर चंद्र सिंह गढ़वाली, तो उस कांड को हम बोलते हैं पेशावर कांड। ये मेन लाइन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है कि पेशावर कांड कब हुआ था, पेशावर कांड कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे तो नाम से पता चल रहा है, या पेशावर कांड किस दिन हुआ था। ठीक है, ये सब आता है। और पेशावर कांड के हीरो कौन थे, तो ये थे। और मोतीलाल नेहरू इतने इंप्रेस थे कि उन्होंने कहा कि 23 अप्रैल गढ़वाली की ब्रेवरी को देखते हुए गढ़वाल डे के रूप में सेलिब्रेट करना चाहिए। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? तो अभी इतना ही करेंगे, सीडीएम की स्टोरी अभी आधी बाकी है, वो हम कल से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इतना डाउट है किसी के अभी तक यहाँ तक? पेशावर कहाँ है, पाकिस्तान में है। पेशावर तो नाम पता होना चाहिए। क्रिकेट वगैरह नहीं देखते कोई? तो तभी तो पता है तुम्हें पेशावर। ठीक है, पेशावर इज इन पाकिस्तान। ठीक है, ग्रीष्मकालीन का मतलब भी होता है समर कैपिटल बेसिकली ना। पहले ठंड ज्यादा पड़ती थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट था कि ठंड की राजधानी अलग, गर्मी की राजधानी अलग। जब ठंड है तो वहां पे रहे, गर्मी में वहां पे आ गए। समझे कि मतलब बहुत ज्यादा ठंड होगी, उस जगह पे रह नहीं सकते, तो ऐसी जगह आते हैं जो गर्मी में रहने लायक हो। बिल्कुल हाँ, जैसे कि अब एक समुदाय है, भोटिया समुदाय। आपको बद्रीनाथ के ऊपर माणा नाम की जगह पता होगी। हाँ, तो माणा बिल्कुल बद्रीनाथ के ऊपर जाओगे, माणा उसके बाद चाइना बॉर्डर लग जाता है कुछ किलोमीटर बाद। तो जब माणा में रहते हैं आधे टाइम वो, लेकिन जब माणा में बिल्कुल हालत बुरी रहती है, वहां पे बहुत बर्फ पड़ जाती है, हर जगह से कट जाता है कपाट। हाँ, तो कपाट से पहले ही ना, क्योंकि वहां तो और बर्फ उससे पहले पड़ जाती है। तो आप जैसे ये है ना, ये मानो कि जैसे ये जोशीमठ है, ठीक है, ये बद्रीनाथ है, और ये थोड़ा आगे चल के माणा है। ठीक है, ये चाइना बॉर्डर आ गया आपके, ये इंडो चाइना बॉर्डर आ गया यहाँ पे। ठीक है, इंडो चाइना बॉर्डर ये आ गया आपका। तो ये हाइट में है, तो यहाँ पे हालत रहने लायक हो जाती है। तो यहाँ पे ना इनका एक छोटा सा गांव बसा रखा है यहाँ पे, तो बिल्कुल ठंड में यहाँ पे आके बसने लग जाते हैं। तो अब कभी वैसे बद्रीनाथ जाओगे ना, तो ये गांव मिलेगा आपको राइट साइड पे, एक बड़ा सा पहाड़ है, रोड से दिख जाता है। हाँ, खाली खाली पड़ा मिलेगा आपको गाँव की। जब मैं पहली बार गया, मैं पूछा अपने लोगों से कि बड़ों से कि मैंने कि खाली भी पड़ा है, तो उन्होंने बताया था कि भोटे वाले अभी यहाँ पे नहीं रहते, इनके माड़ा गांव में रहते हैं। जब यहाँ पे बहुत बुरी हालत आती है तो वापस यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो वही ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी कि जब ठंड हो रही है, झेलने लायक हो रही है, तो हम कैपिटल ये है, जब ज्यादा हो गई तो हम वहां चले जाते हैं ग्रीष्मकालीन कैपिटल वैसे करके। या फिर वैसे उल्टा मान लो कि जैसे कैपिटल भी दिल्ली है, मान लो ब्रिटिश गवर्नमेंट हो, मेरी कैपिटल दिल्ली है, तो ठीक है, चल रही है, सर्दियों में बढ़िया है, दिल्ली रहने लायक जगह है। अब आ गई गर्मियां, दिल्ली की गर्मी तो भयानक होती है, तो फिर शिमला आ जाते थे कि ग्रीष्मकालीन कैपिटल हमारी शिमला है, शिमला में रहेंगे, वहां बड़े मजा आता है। ठीक है, वैसे भी जो ब्रिटिशर्स थे, यूरोपियंस थे, उन्हें वैसे भी गर्मी झेलने की आदत नहीं। क्लियर? इतना इतना करेंगे, फिर हम सीडीएम और क्विट इंडिया मूवमेंट वगैरह करेंगे, और 2-4 क्लास में हिस्ट्री हमारी खत्म हो जाएगी। इसलिए जिसकी भी नोट्स आपकी, आपके सभी के इनकम्प्लीट है, नोट्स पूरे करो और पूरा इसे रिवाइज करो। हिस्ट्री खत्म तो फिर खत्म, फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कल। अभी मतलब